हेलो एवरीवन। सब लोग सबसे पहले फटाफट लाइव आ जाइए। नीचे अपना अपना नाम लिखिए, केवल नाम लिखिएगा। स्कूल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल अपना नाम लिखेंगे नीचे आप कि आप आ गए हो। तो मैं ये चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर को क्या कहते हैं हम लोग, एटम एंड मॉलिक्यूल। जब आप एनसीईआरटी देखेंगे, पूरे टेक्स्ट बुक को देखेंगे, तो एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर को स्टार्ट कैसे किया गया है। एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में सबसे पहले आपको लॉ के बारे में बताया गया, केमिकल लॉ के बारे में बताया गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, डिफरेंट लॉ के बारे में आपको डिस्कस किया गया है। बट अगर हम डायरेक्टली लॉ पे आते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम लॉ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि ना हमको एटॉमिक नंबर के बारे में पता है, ना हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, ना मॉलिकुलर मास के बारे में पता है। तो हमको जानकारी तो कुछ भी नहीं है, जानकारी ऐसा तो है नहीं हमारे पास। फिर हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे कैसे आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आते हैं, इसके बेस को थोड़ा एक दो लेक्चर में हम लोग तैयार करते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट चैप्टर पे आना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हमने आपका जो पिछला मेरा लेक्चर था उसमें मैंने एटम के बारे में बताया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताई थी। उस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे जो हमारा एटम होता है। वैसे तो डिटेल में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग पढ़ेंगे। बट हम लोग इस चैप्टर में अपने सारे टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, केवल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को, डिटेल में नहीं, केवल थोड़ी सी जानकारी रखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग समझेंगे कि एटम जो होता है उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमने एक बार बताया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, जिसकी वजह से सब लोग जुड़ जाएं। जो भी बच्चे हैं जो आज पहला क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एटम कंसिस्ट 3 फंडामेंटल पार्टिकल। एक को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल की बात करेंगे तो एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना कि सर ये मैं आप हमको क्यों पहले से बता रहे हो। पहले से बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। केवल 30 मिनट का, ये 40 मिनट का जो भी आपका लेक्चर होगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, उसके बाद सीधा मैं चैप्टर पे आ जाऊंगा। हो सकता है एक लेक्चर और लेना पड़े, मतलब मैं कुछ बेस आपका तैयार करके तब वहाँ जाऊंगा, ठीक है ना। तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। मैं एक बात को 2-3 बार आपका रिपीट करूँगा। तो एटम कंसिस्ट 3 फंडामेंटल पार्टिकल। एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक को प्रोटॉन कहते हैं, तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। इनके बारे में थोड़ा और समझते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, छोटा सा पॉइंट हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे आपका नो चार्ज। नो चार्ज मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो 9th क्लास में ये नहीं समझ में आता व्हाट इज द चार्ज। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। जैसे हम कहते हैं कि मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, उस तरह से मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। मैटर है तो मास होना चाहिए। उसी तरह से एक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसको चार्ज कहते हैं। चार्ज इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। चार्ज हर एक मैटर के पास होता है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे आप क्या करते हो, कंघी लेते हो, कंघी को आपको बाल में रब करते हो बहुत ज़्यादा। रब करने के बाद आप देखते होगे जब कंघी को बालों के पास ले जाते होगे, कभी कभी आपने देखा होगा ये कंघी आपके बाल की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, बाल उसकी तरफ उठते हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ चार्ज डेवलप हो गया है बाल के और कंघी के बीच में। तो ये चार्ज हर एक मैटर के पास होता है। कैसे क्रिएट होता है ये आप क्लास 10th में एक इलेक्ट्रिसिटी करके चैप्टर है फिजिक्स का, वहाँ आप डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ मुद्दा चार्ज का नहीं है, यहाँ मुद्दा है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। समझ गए आप।
इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो बेटा वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव होता है। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन के पास भी होता है बट पॉजिटिव में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और इस पे चार्ज की क्या होती है आपकी 0 होती है कूलाम। चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलाम, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है कूलाम होता है। तो यहाँ तक होपफुली आपको बात समझ में आ गई, तो चैट बॉक्स में लिखना शुरू करिए कि सर ये बात मैं समझ गया हूँ, चार्ज भी मैटर की तरह एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, इसको बताने वाला कौन, इसको बताने वाला कौन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है मिल्किंस। मिल्किंस ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। आगे चल के आप पढ़ोगे मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, अभी हम लोग नहीं जाएंगे, समझते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत कम मास है बेटा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और जो न्यूट्रॉन का मास होता है ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और थोड़ा समझते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है आपका, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन, थॉमसन लिख देता हूं मैं, थॉमसन नाम के पर्सन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताई थी। प्रोटॉन के बारे में बताने वाले पर्सन का नाम है गोल्ड स्टैन। डिस्कवर्ड बाय गोल्ड स्टैन बट प्रॉपर्टी वाज एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। अब मैं बताता हूं यहाँ पे कुछ बातें आपको, आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। सारा एक्सपेरिमेंट गोल्ड स्टैन ने किया था, सारा का सारा एक्सपेरिमेंट गोल्ड स्टैन ने किया था, बट इसके नेचर को बताया था रदरफोर्ड ने। इसीलिए हम लोग हिस्ट्री में गोल्ड स्टैन का केवल नाम लिखते हैं, बट हम लोग यहाँ थोड़ी सी बेईमानी की गई है साइंस के साथ। बेईमानी ये की गई कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड लिखा जाता है। बट अगर आपको दोनों ऑप्शन चूज करना है कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि गोल्ड स्टैन चूज करना है कि रदरफोर्ड चूज करना है, तो दोनों में से गोल्ड स्टैन इज द करेक्ट, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट को करने वाला गोल्ड स्टैन ही है। गोल्ड स्टैन ने ही ये बताया कि आपका एटम के अंदर एक और फंडामेंटल पार्टिकल पाया जाता है जिसको प्रोटॉन कहते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा हाउ टू एक्सप्लेन, हाउ टू डिस्कवर, ये कैसे डिस्कवर हुआ, ये सारी बातें बाद में होगी। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है चैडविक। चैडविक, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसके पास मास होता है, जिसके पास भी मास होता है, वो एक आपका पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, प्रोटॉन भी एक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन पे इतना मास, प्रोटॉन पे कितना मास, न्यूट्रॉन पे कितना मास, ये सारी बातें लिख सकते हो आप। देख लो आप, मैं साइड हो जाता हूँ, है ना, मैं साइड हो जाता हूँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैंने एक बेसिक बात बताई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की ये इन्फॉर्मेशन, प्रोटॉन की ये इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रॉन की ये इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ से आई, कैसे आई, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में तो ये भी नहीं बताया गया है। और डायरेक्टली अगर मैं चैप्टर को स्टार्ट करूँ तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट अब थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को समझ गए। और ये सब एटम के अंदर होते हैं। एटम एक घर है, उस घर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो ये जानने का मेरा पूरा हक है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, प्रोटॉन कहाँ होगा और न्यूट्रॉन कहाँ होगा। तो इसको पहले आप नोट करिए, इसके बाद मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में कहाँ होंगे। और इसको किसने बताया था और कैसे बताया था उसको तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब हम लोगों की बारी है पढ़ने की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसे दिखेगा, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये पूरा एक चैप्टर है। उस चैप्टर में हम लोग 1 बाय 1 एक एक बातों को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्लास 9th में केवल आपको इस चैप्टर में 9th में नहीं, इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम
आपका जो चैप्टर पढ़ रहा हो एटम एंड मॉलिक्यूल, उस एटम एंड मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब समझिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब हमको समझना है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एटम में प्रोटॉन कहाँ है, एटम में न्यूट्रॉन कहाँ है, बस इतनी बातें हमको समझनी है। और इस बात को एक्सप्लेन करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो सबसे बेटर एक्सप्लेन किया उसका नाम है नील बोर। उसका नाम क्या है? नील बोर। नील बोर ने क्या बताया? नील बोर ने कहा कि एटम एक स्फीयर की तरह होगा, एटम एक स्फीयर की तरह होगा जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, जिसके सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और उसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। एक बातें बताता हूं। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाई, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड। थोड़ा थोड़ा बातें समझते हैं। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, और न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? इसी बात को नील बोर ने बताया है। बात को समझो, एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, सिंपल। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, इसको किसने बताया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब एक एटम है, एक घर है, उसमें 3 लोग हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो ये तीनों लोग कहाँ और कैसे रहते हैं, इसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि जो एटम का सेंटर है उसमें न्यूक्लियस पर, एटम के बीच मतलब एक घर है, उसमें एक कमरा है, बीचों बीच एक कमरा है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इस कमरे के बारे में बताने वाला रदरफोर्ड है। और इस कमरे में रहता कौन है? इस कमरे में रहता है प्रोटॉन, इस कमरे में रहता है न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है इसको बताने वाले पर्सन का नाम है नील बोर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है, बट इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ कहाँ रहता है इसको किसने बताया? नील बोर ने बताया। किसने बताया? नील बोर। तो ये बात हमको क्लियर हो गया कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और उसके चारों तरफ कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ जहाँ रहता है उसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। तो इस सेल के बारे में बताने वाला नील बोर है। वैसे तो रदरफोर्ड ने बता दिया था कि आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, बट न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ होंगे भाई? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप सुल्तानपुर में घूम रहे होगे तो क्या खोज मिलेगा? आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे? आपको पता लगा पाएंगे कहाँ है? नहीं ना, क्योंकि सुल्तानपुर तो बहुत बड़ा है, पता नहीं कहाँ होंगे। उसी तरह से आपका एटम होता है बेटा, एटम के में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन है कहाँ, ये तो पता नहीं लग पाया ना। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है न्यूक्लियस के चारों तरफ? जहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम सेल कहते हैं। इसको किसने बताया? नील बोर ने बताया। तो सेल है क्या? सेल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल का मतलब जब आपके 3 एक्सिस की बात की जाती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में 3 डायमेंशनल स्पेस जो होगा, 3 डायमेंशनल जो जगह होगी, उसी को सेल कहते हैं। और उसी सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। समझ में आया ना आपको? सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो सेल है क्या? सेल है, इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस around nucleus. It is 3-dimensional space around nucleus in which
इलेक्ट्रॉन परजेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बताया। उनसे पूछा गया भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ है। लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ है, इसको नील बोर ने बताया। नील बोर ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल होता है और उसी सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। होपफुली यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आई है 100%, नोट कर लो, इसको नोट करिए। अब समझते हैं थोड़ा सा और। अब हमको ये पता लग गया भाई कि जो एटम है उसके सेंटर में ये न्यूक्लियस होता है, इसको समझते हैं। ये सेंटर है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होते हैं और इसमें कौन होता है भाई, न्यूट्रॉन होता है। तो इस न्यूक्लियस में कौन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो इसको किसने बताया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने यह भी बता दिया कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन नील बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सेल में होंगे। और एक बात और बताता हूं, न्यूक्लियस के चारों तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होंगे। न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होंगे। न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होंगे। तो अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होंगे तो गिनती अंदर से की जाएगी, ना कि बाहर से, क्योंकि बाहर वाला नंबर तो फिक्स ही नहीं है, बाहर वाला नंबर इनफाइनाइट है, बाहर वाला नंबर इनफाइनाइट है। जैसे न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल होगा, न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल होगा, इसको n=1 कहते हैं। सेल को हम n से डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल होगा इसको n=1 कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको, आई भाई। न्यूक्लियस के बाद पहला सेल जो होगा उसको n=1 कहेंगे। न्यूक्लियस के बाद जो दूसरा सेल होगा उसको n=2 कहेंगे। न्यूक्लियस के बाद जो तीसरा सेल होगा उसको n= क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। न्यूक्लियस के बाद जो चौथा सेल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम n=4 कहेंगे। इसी तरह से न्यूक्लियस के बाद जो पांचवा सेल होगा उसको n=5 कहेंगे। छठा सेल जो होगा n=6 कहेंगे। सेवेंथ जो सेल होगा n=7 कहेंगे। इसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होंगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी सेल का नंबर बढ़ता जाएगा। ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, और इसी सेल में क्या पाया जाता है, इन द सेल आपका क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन परजेंट। इलेक्ट्रॉन परजेंट। तो ये आपका क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया कि ये एटम है, एटम में न्यूक्लियस होगा, सेल होगा। एटम में न्यूक्लियस होगा, सेल होगा, दो ही लोग होंगे और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाएगा और सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अब बड़ी तसल्ली हुई, ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। समझ में आई इतनी बात? अगर इतनी बात समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे या नो करके बताएं। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से बता देता हूं भाई, उसमें कौन सी दिक्कत है, फिर से सुन लो। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, रदरफोर्ड ने बताया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, रदरफोर्ड ने बताया। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, कितने होंगे, कैसे होंगे, इसको नील बोर ने बताया। और नील बोर ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डेफिनिट बाउंड्री होगी जिसको सेल कहते हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
न्यूक्लियस के पास जो पहला सेल होगा उसको n=1 कहेंगे, दूसरे को n=2 कहेंगे, तीसरे को n=3 कहेंगे, चौथे को n=4 कहेंगे, पांचवे को 5 कहेंगे, छठे को 6 कहेंगे, सेवेंथ को 7th कहेंगे, है ना। अभी तक जितने भी एलिमेंट नोन हैं, मतलब 118 एलिमेंट आज के डेट में डिस्कवर्ड है, जो कुछ नेचुरल हैं, जो कुछ मैन मेड हैं, उनमें मैक्सिमम अभी 7 सेल तक के एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। 8वें सेल के बारे में हम लोगों को अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता होता है कि सेल का नंबर इनफाइनाइट होता है। इसको आगे आप देखोगे, आगे हायर क्लासेस में क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। अब देख लीजिए, जो पहला सेल होगा उसको K कहते हैं, दूसरा सेल जो होगा उसको L कहते हैं, तीसरा सेल होगा उसको M कहते हैं, चौथा सेल होगा जिसको N कहते हैं, पांचवा सेल होगा तो उसको O कहेंगे, छठा सेल होगा उसको P कहेंगे। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं करने जा रहा हूं, आप ध्यान से इसको समझिएगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको पता है, तो ये आपको पता करना है कि पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चौथे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पांचवें सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो। मतलब आपको ये समझना है कि आपका एक घर है, घर के बीचों बीच आपका एक मंदिर है, उस मंदिर या घर के बीचों बीच आपका एक मेन कमरा है, मेन कमरे के चारों तरफ बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन किस कमरे में कितने लोग रहेंगे ये बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैक्सिमम इस कमरे में कितने लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम इस सेल में कितने लोग रह सकते हैं, मैक्सिमम इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। अगर हमको पता लगा किसी भी सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 9वां इलेक्ट्रॉन वहां नहीं आएगा, 9वां दूसरे में चला जाएगा। किसी में मैक्सिमम 8 होंगे तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो हो ही सकता है भाई। जब आपके एक कमरे में मैक्सिमम 8 लोग बैठ सकते हैं तो 7 लोग भी बैठ सकते हैं, 6 लोग भी बैठ सकते हैं, 5 लोग भी बैठ सकते हैं, 4, 3, 2, 1 लोग भी बैठ सकते हैं, और कोई नहीं रहेगा तो कमरा खाली रहेगा, उसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास, वेरी गुड, कोई लिख रहा है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इज इक्वल टू 2n²। कितना आसान था फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इज इक्वल टू 2n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इज इक्वल टू 2n², जहां n यही है 1, 2, 3, 4। अगर मैं कहता हूं K सेल के लिए, K सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई आंसर दे, कोई आंसर दे नीचे चैट बॉक्स में। K सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, K सेल के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाता है फॉर्मूला, 2n², जहां 2 और n की जगह क्या लिखेंगे, 1, 1 का स्क्वायर तो 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक बात भैया प्रूव हो गया कि आपका न्यूक्लियस के बाद जो पहला सेल होगा इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन के इसके अंदर जगह नहीं है। इसको नील बोर ने बताया है, कहाँ से लाया, कैसे लाया, ये बात हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, आया समझ में? नोट करते जाएं बेटा, नोट करते जाएं, मैं साइड भी हो जाता हूं, आप साइड भी हो गया, आप लिख सकते हैं, है ना। अब देख लो आप दूसरा सेल की देखते हैं। अगर हम L सेल में पूछते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको ये K है, ये L है, दूसरा सेल है, आप देख रहिए दूसरे सेल में n की वैल्यू कितनी है बेटा, दूसरे सेल में n की वैल्यू 2 है। आप लोग भी बताओ भाई, नीचे चैट बॉक्स में आप भी बताते जाइए
इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n² इक्वल टू 2 इंटू एन की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5, मिनिमम तो 1 है ना। तो अगर जहाँ 8 इलेक्ट्रॉन वहाँ 6, 5, 4, 3, 7, 2, 1 ये सब भी हो सकते हैं ना। अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन को रखना है डिफरेंट डिफरेंट सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में चला जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, तो इसमें आपका जो बचेगा उसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। गॉट इट। अब देख लीजिए यहाँ भी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं साइड भी हो जाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी मैं साइड हो जाऊंगा, आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। तीसरे सेल में देखते हैं KLM, M सेल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तीसरा सेल कौन है, ये है। इस तीसरे सेल में N की वैल्यू 3 है। तीसरे सेल में न्यूक्लियस के बाद जो तीसरा सेल है उसमें N की वैल्यू 3 है, तो N की वैल्यू हम लोग 3 लिख देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है फाइंड करने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², जहां 2 इंटू 3 का आपका स्क्वायर कर दोगे। जब 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो तीसरा सेल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मिनिमम 1। मतलब अगर आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां रखोगे, 8 इलेक्ट्रॉन यहां रखोगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां। 12 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 13 है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां। इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, आप फिल करोगे। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं चौथे सेल में, 4 सेल जिसको D से मैंने रिप्रेजेंट किया है, मतलब ABCD ऐसे 4 सेल को N से रिप्रेजेंट किया है, तो N सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे देख लीजिए। N सेल में N की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 4 है बेटा, स्मॉल n की वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड करेंगे, फॉर्मूला 2n², जिसको नील बोर ने बताया है, 2n² पे अगर हम फॉर्मूले पे रखेंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन। तो हमको एक बात भैया क्लियर हो गया कि पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। तो 5वें सेल, 6वें सेल, 7वें सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आप इसको देख सकते हो। साइड में भी करके आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। देखिए थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं। तो ये होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई कि आपके किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आज का क्लास में समराइज कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। समराइज क्या किया मैंने, एटम के बारे में बताया। एटम फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर का। एटम में इलेक्ट्रॉन है, एटम में प्रोटॉन है, एटम में न्यूट्रॉन है, ये बात बताई मैंने। फिर मैंने बताया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन का मास क्या है। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन का मास क्या है। कैसे डिस्कवर हुआ, नेक्स्ट चैप्टर में। कैसे डिस्कवर हुआ, नेक्स्ट चैप्टर में। देखिए जो मेरा लाइव क्लास इस समय चल रहा है, इसमें जो चैट बॉक्स में आपको आंसर मिल रहा है वो मेरा भाई आपको आंसर दे रहा है दूसरे मोबाइल से, तो आपको बार बार आंसर मिल रहा होगा। सब आई एम लर्निंग कोचिंग करके नीचे आ रहा होगा, तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो मेरा भाई है जो आपको आंसर दे रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आंसर देगा आपको। 12th क्लास में है तो सारी बातों को उसको पता है, तो आपको आंसर देता रहेगा। तो आप क्वेश्चन पूछते रहिए। मैंने एक पर्सन को स्पेशली लगा दिया है कि आपका जो भी आधे घंटे 30 घंटे क्लास होगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा कि जो भी आप पूछोगे आपको आंसर मिलता जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। वो मेरे डायरेक्शन के बेसिस पे आंसर दे रहा है, उसको ये सारी बातें पता है। तो ये आप बिल्कुल टेंशन में लीजिए। आंसर कहाँ से मिल रहा है, सर तो पढ़ा रहे हैं, तो सर तो पढ़ा रहे हैं, तो सर तो पढ़ा ही रहे हैं, सर कहाँ गायब हो जाएंगे, आंसर आपको मिलता जाएगा। तो आप कुछ भी पूछते जाइए, कुछ भी पूछते जाइए। उसको 9, 10, 11 तक की सारी बातें पता है केमिस्ट्री में, तो आपको जरूर डेफिनेटली करेक्ट आंसर देगा, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये बताया आपका न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस व्हाट डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, दिमाग में रख लो आप।
न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और रदरफोर्ड ने ही बता दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बट इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं उसको नील बोर ने बताया। न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उस सेल को KLMN किसने बताया? नील बोर ने बताया। सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे उसके फॉर्मूले को किसने बताया? 2n² किसने बताया? नील बोर ने बताया। तो ये मैंने पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मैक्सिमम 8, तीसरे में मैक्सिमम 18 और चौथे में मैक्सिमम 32। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आपको अगर इसमें से कोई बातें नहीं समझ में आई तो अब मैं लेक्चर कोई भी रिमूव नहीं करूंगा यूट्यूब से, आप फिर से लेक्चर को रिवाइज करके देख सकते हो। बाकी मैंने एक टाइम टेबल आपका पेस्ट किया है। अब डेली क्लास चलेगी, डेली क्लास, और उस डेली क्लास में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों मैं ही पढ़ाऊँगा। आप कहीं से कुछ फिजिक्स पढ़ रहे होगे, बायोलॉजी पढ़ रहे होगे, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको मैं मोशन पढ़ा रहा था खुशी, तो मोशन पढ़ा रहा था तो मोशन में कंटिन्यू करूँगा इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, ठीक है कि नहीं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इसको देखिए, आप इसको रिवाइज करिए, नोट कर लीजिए, मैं अभी हटा नहीं रहा हूँ, 2 मिनट।